नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राजस्थान एक सामान्य परिचय। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि मलयालम भाषा जो है, मलयालम भाषा ये कौन से राज्य की है। तो आपको उस राज्य का नाम कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान एक सामान्य परिचय। हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये एक पॉइंट हो गया आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। तो ये देखें मित्रों, ये राजस्थान की स्थिति है भारत के संदर्भ में। देश पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान जो है ये राजस्थान के टच होता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान के टच होते हैं। और एक देश है, ये है पाकिस्तान, जिसकी बॉर्डर राजस्थान के टच होती है पश्चिम की तरफ। यहां आप अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो फिर ये भारत की स्थिति आ गई। ये अरब सागर है, राइट में बंगाल की खाड़ी है। तो ये मित्रों राजस्थान का मैप है। और इसके साथ ही देखिएगा, राजस्थान के भूगोल के नाम से जो हमारे यहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार नाम का एक वीडियो है, लगभग 50-60 मिनट का वीडियो है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें, पूरी तरह अकॉर्डिंग टू एग्जाम। उसको आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। राजस्थान का भूगोल नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये देखिएगा स्टेट कौन कौन से हैं इसमें। ये हमने देख लिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान। मित्रों इनमें जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला किसके दूसरे जिले के टच होता है, कौन सा टच नहीं होता। अब ये सबसे ऊपर देखिए, गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो ये संभाग भी हो गया, ये संभाग भी हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये एक संभाग हो गया। ये कौन सा? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बीकानेर तो है ही है, हेडक्वार्टर है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये हो गए। फिर इधर आ जाइए और पश्चिम दक्षिण में, पश्चिम की तरफ तो जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में जैसलमेर ये आ जाएगा, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है और सिरोही है, पाली है। ये आपका कौन सा संभाग हो जाएगा? जोधपुर संभाग। हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर संभाग में कितने हो गए जिले? 6 हो गए। एक तो जोधपुर हो गया, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है। तो ये आपका ये संभाग हो गया। और एक साथ ये है कि राजस्थान के अंदर वो जिला जो सबसे ज्यादा जिलों की सीमाएं बनाता है तो वो पाली जिला है। 8 जिलों की इसके बॉर्डर लगती है। और कौन कौन से संभाग हैं? तो आप हाड़ौती की तरफ आइए तो 4 हैं। हाड़ौती की तरफ कौन सा है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो 4 हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। हेडक्वार्टर क्या हो गया? बूंदी हो गया इसका, ये आपका हो गया। ये कोटा संभाग है ये वाला। 4 जिले हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और पहले ये जो बूंदी कोटा वाला जो क्षेत्र है, तो पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था, जब तक कोटा रियासत नहीं बनी थी तब तक कोटा बूंदी रियासत का ही भाग होता था। इसके अलावा अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं। कौन कौन से? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। तो इस प्रकार से ये देखिएगा, ये देखिए, ये है अजमेर संभाग। इसमें 4 जिले आते हैं, नागौर है, अजमेर खुद हो गया, भीलवाड़ा और टोंक। तो ये आपका अजमेर संभाग हो गया। तो यहाँ भरतपुर संभाग है इधर, इसमें 4 जिले हैं, भरतपुर,
धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे 4 जिले। ये आपका हो गया भरतपुर संभाग। 7वां संभाग यही था जो नया बनाया गया। और इसके अलावा जयपुर संभाग है, 5 जिले हैं जयपुर संभाग में। जयपुर खुद तो है ही है हेडक्वार्टर, और इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर और इसके अलावा दौसा। तो ये 5 हो गए, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर और सीकर। ये लीजिए, ये बन गया आपका जयपुर संभाग। एक उदयपुर संभाग है, ये दक्षिण में 6 जिले हैं इसमें। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये 6 जिले मिलकर के और ये क्या बन जाएगा, उदयपुर संभाग। मेन हेडक्वार्टर कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया। तो इस प्रकार से ये है राजस्थान का नक्शा। और एक बार जो पाली जिले वाला है ये हम और देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर वो जिला जिसमें सबसे ज्यादा जिलों की सीमाएं लगती है आपस में, तो वो पाली जिला है। 8 जिले बताए थे आपको। तो पाली के 8 जिलों की सीमाएं कौन कौन सी लगती है, आप नागौर से शुरू कर दीजिए ऊपर से। एक नागौर हो गया, जोधपुर की भी लगती है, 2 जोधपुर, 3 हो गया बाड़मेर। देखिए बाड़मेर की भी टच होती है, चाहे थोड़ी बहुत ही हो, लेकिन बाड़मेर की भी पाली के बॉर्डर टच है। इसके अलावा जालोर हो गया 4, 5 नंबर हो गया सिरोही, 6 नंबर हो गया उदयपुर, 7 नंबर हो गया राजसमंद और 8 नंबर हो गया अजमेर। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं लग रही। भीलवाड़ा की बॉर्डर टच नहीं होती। ये देखने में हो सकता है आपको लगे कि भीलवाड़ा टच हो रहा है, भीलवाड़ा पाली के टच नहीं होता। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखना कि पाली के 8 जिलों की सीमाएं टच होती है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। ये है, भीलवाड़ा टच नहीं होता। बाकी तो हैं दूर दूर हैं सब। तो ये हो गया आपका। आगे है वर्तमान वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन 1948 से 56 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान का एकीकरण होता है तब पढ़ते हैं कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और 3 ठिकाने कौन से थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, और बाकी 19 रियासतें थी। ये दोस्तों मैप है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मैप। तो इसमें देखिएगा सबसे ऊपर है घग्गर का मैदान, ये घग्गर का मैदान है, और ये संकेत बता रखे हैं रेतीला शुष्क मैदान, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, तो ये रेतीला शुष्क मैदान है इस तरफ ये पूरा। ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश भी है बीच में। अर्ध शुष्क मैदान, ये बीच वाला जो है लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, बांगड़, ये क्या है, अर्ध शुष्क मैदान। फिर ये आपको जो डार्क दिख रहा है ये है अरावली, ये अरावली है, ये जो दिख रही है आपको ये अरावली है। तो इसमें बोराट का पठार, आबू पर्वत, ये सब इसमें आ जाएगा। मध्य अरावली अजमेर के पास जो है वो मध्य अरावली है। और फिर यहाँ से ये आगे जयपुर से होते हुए ये इस तरफ से आगे निकल के दिल्ली तक जाएगा। यहाँ उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। मैदान अरावली के पूर्व की तरफ जो है वो मैदान है, क्योंकि नदियां खूब है, नदियां ही नदियां हैं इधर। तो ये बनास बेसिन, यानी बेसिन क्या हो, वो नदियां और उसकी सहायक जो नदियों का बहाव क्षेत्र होता है, जितना वो एरिया कवर करती है नदियां। तो ये बनास बेसिन है, ये माही का मैदान है, ये चंबल का मैदान, और इधर ये क्या है, हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार, ये हाड़ौती का पठार। तो ये कुछ मैन इसकी चीजें हैं। सबसे ऊपर कौन सा मैदान है, घग्गर का मैदान। तो इस प्रकार से है आपके सामने। भौतिक स्वरूप
हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग है। भू संरचना के आधार पर तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% 61% पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में है? 12 जिलों में। कितने परसेंट पर? लगभग 61। और राजस्थान की कितनी जनसंख्या? 40%। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि आपने विश्व में जो बाकी मरुस्थल के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े कि विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं, उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व, खनिजों की विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, डेवलपमेंट, विकास, सर्वाधिक जैव विविधता, ये सब इस थार के मरुस्थल में ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। क्योंकि राजस्थान है, तो राजस्थान तो नंबर 1 रहेगा, तो इसलिए थार का मरुस्थल जो है वो सबसे टॉप है। इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि धरती हमारी क्या है? माँ है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कह रहा है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिसकी लंबाई कम, छोटी पत्तियां छोटी और मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरी होती है। प्रमुख वृक्षों में रोहिड़ा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। कौन सा? रोहिड़े का फूल बहुत सुंदर होता है देखने में। तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और जो वृक्ष हैं पीलू आदि हैं। खेर, आक, थोर, लाना, फोग, आरना आदि प्रमुख झाड़ियां हैं तथा सेवण, धामन, करण आदि प्रमुख घासें हैं। मित्रों, इस पैराग्राफ में से ये पहले पूरा कर लेते हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से स्थल नदी के पानी को यहां पहुंचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस थार के मरुस्थल में आपके लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे 12 जिलों में कितने परसेंट भाग पे? 61। कितने परसेंट जनसंख्या? लगभग 40%। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल थार का मरुस्थल। और भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कौन से मरुस्थलीय भाग को कहते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। और इसके साथ ही जो रेतीली मिट्टी के टीले वगैरह पाए जाते हैं उनको बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। और इसके अलावा जो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य वृक्ष खेजड़ी। देखिए मित्रों, ये धोरे जो होते हैं इनके अलग ही आनंद होते हैं। जैसे बच्चों को या आजकल पार्क वगैरह में वो बने होते हैं, वो मुझे नाम नहीं आ रहा, वो ऊपर बैठते हैं और वो फिसलते हुए सबसे नीचे आ जाते हैं। तो ये बच्चे इस तरह से खेलते हैं, बार बार उसमें ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, फिर फिसलते हुए बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो ये जो धोरे हैं ये इसी तरह की फिसलन पट्टी ही होती थी। कैसे करके धोरे पर सबसे ऊपर चढ़ जाओ और वहां से थोड़ा सा आप अपने आप को धक्का देते हुए 2-4 बार धक्का दोगे, आप फिर यूं फिसलते 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 नीचे आके लोटपोट होकर गिर जाओगे। तो वो एक अलग ही खेल होता है बच्चों का। और सारे दिन यहाँ जब तक धूप तेज नहीं होती तब तक वो माटी में खेलते रहते हैं। सुबह खेल लेते हैं, शाम को खेल लेते हैं।
इसके बाद में आता है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला है। किस से किस तरफ? दक्षिण पश्चिम से। अब जैसे ये राजस्थान है तो दक्षिण और पश्चिम, तो इनकी कौन सी दिशा होगी? ये वाली। ये है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व फैला हुआ है। इस प्रकार से है। ये हमने देख लिया ऊपर मैप में। कितने परसेंट भाग पे? 9% भाग पे है अरावली। मरुस्थल कितने पे था? 61, और अरावली 9%। और इस 61 को मरुस्थल बनाए रखने में इस 9% का बहुत खतरनाक जो है वो हिस्सा है, इसका योगदान है। क्योंकि आगे पढ़ेंगे आपकी, जैसे इस तरह से ये अरावली है तो यहां से जो मानसून आता है वो इस अरावली के साथ साथ में यूं चला जाता है ऊपर। अगर ये अरावली इस तरह से होने के बजाय, जैसे ये है ऐसे होने के बजाय, अगर मान लो अरावली यूं होती, ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर ये क्षेत्र है इस प्रकार से यूं होती, तो पूरा राजस्थान पश्चिम वाला हरा भरा होता है। लेकिन अब ये इस तरह से है तो हवाएं जो है मानसून वो ऐसे निकल जाता है साथ साथ में। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए कहां से शुरू होता है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, वो राष्ट्रपति भवन इसी अरावली पे ही बना हुआ है। वही पॉइंट है इसका वहां दिल्ली में, वहां तक है। तो राष्ट्रपति भवन भी इसी पे बना हुआ है, अरावली पे। अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। और अरावली राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। राज्य के खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांशतः नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति, अधिकांशतः वन्य जीव और जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना, आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण जो हैं कई योगदान है कि एक तो खनिज संसाधन आपको भरपूर मिलेंगे यहाँ पर, अरावली का जो क्षेत्र है। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अब देखिए ये इस प्रकार से, ये राजस्थान है तो ये अरावली ऐसे है, तो ये क्या करती है, जो पश्चिम में अब यहाँ क्या है, रेगिस्तानी रेगिस्तान है, तो इसको पूर्व की ओर प्रसार करने से रोकने का काम कौन करता है? ये अरावली करती है। अगर अरावली होती ही नहीं, पहले मैंने सिचुएशन बताई थी कि अरावली ऐसे होती, लेकिन अगर अरावली होती ही नहीं राजस्थान में तो फिर ये पूरा राजस्थान ही रेगिस्तानी रेगिस्तान हो जाता है, इधर सब एक जैसा। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी है अरावली में। आप जो भी यहाँ नदियां वगैरह पढ़ेंगे सब बताएंगे अरावली की इस चोटी से, इस पहाड़ी से, इस पर्वत से ऐसे निकलता है। जड़ी बूटियां वगैरह और वन्य जीव हैं, ये सब मिलते हैं। मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून आता है तो वो इसको रोकने का काम करती है और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवा देती है। इसलिए अरावली को राजस्थान की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो पर्वत चोटी है, वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है गुरु शिखर। कितनी है उसकी ऊंचाई? 1722 मीटर। तो मित्रों ये आप ध्यान में रखें, आपके ये कई बार पूछा जाता है। और अगर मान लीजिए वो 1722 मीटर नहीं दे करके कभी फिट दे दे तो 5676 याद रखना, 5676 फीट, 5676 फीट के लमसम जो है फीट के अंदर ऊंचाई है, और ये है मीटर में। अच्छा, एक जगह आपको कई बार 1727 मीटर भी लिखा मिलेगा, तो फिर तो दरअसल ये है कि ऊंचाई 1722 मीटर ही है इस चोटी की, और आपको हमेशा 1722 मीटर ही करना है, 1727 नहीं करना। तो वो अर्बुद माता का मंदिर है, इस तरह से करके 5 मीटर वो जोड़ देते हैं कई बार इसमें। तो कई बुक वालों ने 1727 लिखना शुरू कर दिया, फिर वो दोनों बच्चों में डाउट होने लगे कि 1722 होगा कि 1727 होगा। चोटी की ऊंचाई तो 1722 ही है।
तो आपको यही सही मानना है 1722। अब आता है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। तो कौन कौन सी पूर्वी मैदानी भाग में कई प्रमुख नदियां हैं? चंबल है, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां। राजस्थान के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये बीहड़ चंबल नदी के सारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, आपके इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है? एक तो कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ पूरी मैदान? 23% भाग पर फैला हुआ है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ इसी भाग में जो है आपको ये चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि, जो बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। क्या है ये? नाली अपर्दन कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गए। देखिए, कटाव जो चंबल क्या है बहती जाएगी, तो साथ में यहाँ कुछ साथ साथ में कटाव जो है होता जाता है कि किनारों पर। उस कटाव के कारण कंदराएं जैसी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए गहरे स्थान, साइडों में गुफा टाइप, जो कि छिपने के स्थान होते हैं, बाहर से किसी को देख नहीं सकता, वो नजर भी नहीं आते। डाकू आपने सुने होंगे, वो ज्यादातर यहाँ रहते थे, कहते भी हैं चंबल के डाकू के नाम से, ये तो चंबल के डाकू। तो इस तरह से इन बीहड़ों में ये छिपते थे। तो इनको सब नजर होती थी कहाँ क्या क्या है, लेकिन बाहर वाले को आसानी से दिखता नहीं था। तो पुलिस भी पकड़ने जाती थी तो उसको भी बहुत दिक्कत होती थी। तो यहाँ कितने परसेंट जनसंख्या है? लगभग 40% जनसंख्या। और कितना परसेंट है भूभाग? 23% है राजस्थान का। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसको भाई का मैदान कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों और 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। मित्रों, एक चीज आप साथ में और ध्यान रखना, आपके काम आ सकती है। 56 का मैदान तो ये हो गया दक्षिण में। ये जो 56 गांवों का मैदान है, 56 नदी नालों का समूह जो है, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में। और 56 की पहाड़ियां अगर आपसे पूछे, 56 की पहाड़ियां, तो वो बाड़मेर में होगा। नाकोड़ा पर्वत जो कहते हो आप, सिवाना, नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर, तो वो जिला है बाड़मेर, जहां 56 की पहाड़ियां। और 56 का मैदान, तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर मुख्य रूप से बांसवाड़ा। अब आता है दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ हाड़ा जो है वो राजपूत थे। बूंदी के अंदर एक 1241 ईस्वी के अंदर आता है देवा हाड़ा। देवा, ये नाम बड़ा जोरदार है। एक सीरियल आया करता था पहले, चंद्रकांता, जो पहले के टाइम का सीरियल था, चंद्रकांता। तो उसके अंदर एक आदमी था देवा, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था। तो आप में से किसी ने चंद्रकांता या तो देखा नहीं होगा सीरियल, कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा चंद्रकांता, वो जो पुराने वाला वो गाना था ना, वो चंद्रकांता की कहानी बड़ी है वर्षों पुरानी, ऐसे करके वो वाला। तो देवा हाडा जो था, इसने 1241 ईस्वी के अंदर यहाँ अपने चौहान राजवंश की नींव स्थापित की थी, चौहानों की। हाडा चौहान थे ये। तो इन कारण यहाँ हाड़ौती का पठार कहते हैं। और राज्य के लगभग 7% भाग फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो कि काफी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भोराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार है। तो ये कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। राजस्थान का भूगोल नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है जलवायु और ऋतु चक्र।
राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। तो मित्रों, ये कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर आपको सब तरह की जलवायु मिलेगी। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। कभी अरावली के उत्तर की तरफ, कभी पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, सब अलग अलग। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 है सेंटीमीटर, जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 सेंटीमीटर से भी कम है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो आंधियां ही आंधियां चलती है खूब। यह आपके काम का है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर और मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 सेंटीमीटर से भी कम है। राजस्थान में वर्ष भर मुख्यतः 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। अभी कौन सी चल रही है? अभी साहब तावड़ा ही तावड़ा चल रहा है। अभी ताती बढ़ती चलती है, तेज खतरनाक। तो अभी कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी साहब, बारिश में नहाओ आराम से, जुलाई से सितंबर तक। फिर शीत ऋतु है, अक्टूबर से फरवरी। तो वैसे बारिश इस टाइम भी जबरदस्त होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बारिश की। और शीत ऋतु कौन सी होती है? अक्टूबर से फरवरी। वो जो मावठ आप जिसको कहते हो शीतकालीन वर्षा, वो इसी में शीत ऋतु में होती है, अक्टूबर से फरवरी वाले। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में सामान्यतः तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। तो मित्रों, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है इस तरफ। जो ये क्षेत्र हैं पश्चिम राजस्थान के, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। मैं दोस्तों बाड़मेर कई बार गया हूँ। जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थी, तो वहाँ एक कोचिंग है, लगभग 1.5-2 साल हो गया इस बात को। जो सेकंड ग्रेड का आपके पेपर हुए थे उससे जस्ट पहले की बात है। तब मैं बाड़मेर गया था, वहाँ कोई कोचिंग थी उसमें पढ़ाने। क्या खतरनाक गर्मी पड़ती है वहाँ, मतलब सिक जाओ माटी में, इतनी भयंकर गर्मियाँ बहुत खतरनाक पड़ती है। जैसलमेर में और ज्यादा है। तो क्या जानते हैं राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी पवनों को लू कहा जाता है। तो ये सब हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, लू किसको कहते हैं, रोज ही झेलते हैं इस लू को। और ये रोज बता रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं बार बार बताता है कि मुझे पढ़ो लू किसको कहते हैं, तो हम तो अनुभूत करते हैं रोज। कभी कभी इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। पूरा बाढ़ के छोड़ेगा ये। तो ये है, तो 140 किलोमीटर तक ये इसकी रफ्तार हो जाती है लू की। है क्या? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी पवनों को लू कहा जाता है। आपकी सर्दी के मौसम में कोई हवा चल रही है तो आप वहां मत कह देना सर, कहीं मिट्टी भी साथ में उड़ चली, तो आप कह दोगे सर ये देखो ये लू चल रही है, ठंडी लू है। ये लू ठंडी नहीं है, लू गर्मी होती है। कई बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो कहीं भी जोड़ देते हैं किसी चीज को। तो ये देखिएगा, ये संकेत है वार्षिक तापमान सेंटीग्रेड में किसका कितना है। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये बता रखा है वार्षिक तापमान।
एवरेज जो वार्षिक तापमान है वो बताया है यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ कम है तापमान, ये हिस्से जो आप देख रहे हैं अरावली के आसपास आपको तापमान कम ही मिलेगा। इसके बाद में देखिए मित्रों, रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू रहता है क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। तो मित्रों, लोग जो गर्मियों में घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ का बहुत ही कम होता है, तो सबको अच्छा लगता है घूम करके। और यही तो चीज है, जब राजस्थान का एकीकरण होता है तब आप देखते हैं कि सिरोही के अंदर एक बड़ा जोरदार किस्सा था, आपको बता ही देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान में आप जानते हैं कि बाकी जो थे यहाँ स्थान, उनको मिलाने में समस्या नहीं थी। सिरोही, ये मान लीजिए ये सिरोही है ना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो सिरोही के अंदर गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में लोगों ने खूब विरोध किया था कि साहब इस सिरोही को जो है ये कहाँ मिलाया जाए, राजस्थान। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो इसको कहाँ मिलाना चाहते थे, गुजरात में। खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहाँ के थे, गुजरात के थे। और उस वक्त गुजरात आता था बंबई प्रांत। तो कई जगह ये भी लिखा मिलेगा कि बंबई प्रांत में मिलाया गया। तो बंबई प्रांत तो एक बड़े रूप में है, गुजरात उसमें बंबई प्रांत का ही भाग था। तो सीधा गुजरात कह लो या बंबई प्रांत कह लो, वैसे ऑथेंटिकली बंबई प्रांत ज्यादा सही है। तो गुजरात में मिलाना चाहते थे इधर। तो यहाँ के लोगों ने खूब विरोध किया और यहां तक ये कह दिया कि साहब सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और हम गोकुल भाई भट्ट जो है उनको गुजरात को नहीं दे सकते, ये तो हमारे पास ही रहेंगे। जब नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह बात बताई, क्योंकि जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू यहाँ राजस्थान आते हैं तो हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में बहुत लोगों ने प्रयास किया, उनको लेटर वगैरह दिए। तो उसमें एक लाइन थी कि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट जो है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी बात से एक पॉइंट निकाल लिया और पूछा कि ये गोकुल भाई भट्ट किस स्थान के रहने वाले हैं। तो कहते हैं कि साहब सिरोही के अंदर एक हातल गांव है और वहां के रहने वाले हैं गोकुल भाई भट्ट। तो राजस्थान की ओर का जो हिस्सा है उधर हातल गांव है, और ये माउंट आबू और जो देलवाड़ा वाला क्षेत्र था ये पड़ता था इधर गुजरात की तरफ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जो आप पढ़ते हैं सिक्स चरण था, छठा चरण, जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें जब आप छठा चरण पढ़ेंगे तो छठे चरण में आप ये पढ़ेंगे कि सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। अब ये हातल गांव वाला जो भाग था इधर वाला सिरोही दे दिया। अब जो हमारे राजस्थान वालों के लिए घूमने के लिए एक ही तो जगह है माउंट आबू, और देलवाड़ा के मंदिर फेमस है, यही चीज आप गुजरात में ले गए, इसको इधर मिला दिया। फिर लोगों ने कहा साहब अब आपने तो गोकुल भाई भट्ट दे दिया हमको, लेकिन हमको ये भी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो अन्याय है हमारे साथ। तो फिर आप जानते हैं कि ये कई समय तक संघर्ष चला। आप जो सिक्स चरण है, छठा चरण, वो आप पढ़ेंगे 1950 का है छठा चरण, और सातवां चरण जो है वो 1956 का, 1 नवंबर 1956। तो छठे और सातवें चरण के बीच में ये 6 साल का गैप कैसे है, ये गैप इसीलिए है कि साहब ये आबू देलवाड़ा हमको दो, आप ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे राजस्थान वालों के पास एक ही तो जगह है घूमने की, वो आपने फिर अपने ले ली, गुजरात में बंबई प्रांत में मिला दिया, ये तो गलत चीज है। और सबने कहा भाई वास्तव में अन्याय है, ये हिस्से सदियों से राजस्थान के ही हिस्से रहे हैं, आप इनको उधर नहीं मिला सकते। तब छठे चरण में आबू देलवाड़ा को भी मिलाया गया था, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पार, ये चीजें मिलाई गई। तो इतनी लड़ाई हुई इसके पीछे, किसके पीछे, आबू के पीछे, ये मैन जो माउंट आबू। अब इसके बाद में आता है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। कब, ये कह रहा है कौन सी ऋतु में, इसी वर्षा ऋतु में। कब, जुलाई से सितंबर के बीच। 90 से 95% जो राजस्थान की वर्षा है वो इसी टाइम हो जाती है मानसूनी पवनों से।
यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। आर्द्र क्या होता है? ह्यूमिडिटी यानी नमी। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू, और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें पॉइंट देखिए आप क्या कह रहे हैं। ये जैसे राजस्थान है, तो दक्षिण पूर्वी भाग यानी ये वाला भाग, यहां से उत्तर पश्चिम यानी ये इस ओर वर्षा कम होती जाती है। जैसे यहां इतनी वर्षा है, इस तरह से यहां ज्यादा वर्षा होगी, धीरे धीरे कम होते होते बहुत कम रह जाएगी। तो इस प्रकार से वर्षा रहती है। तो सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्व की तरफ वर्षा होती है और उत्तर पश्चिम में सबसे कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो मित्रों, इसका कारण भी यही है। क्या कारण है? यह सिर्फ अरावली की स्थिति है। आपने नक्शे में देखा कि अरावली की क्या स्थिति है। इस प्रकार से ये अरावली है। आप देखते हैं इस प्रकार से। तो अब जैसे बंगाल की खाड़ी से मान लीजिए इधर है वे ऑफ बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा, और उसमें अब देखिए ये इधर मानसून ये इधर क्यों आता है? इसका कारण है कि गर्मी स्थल भाग की ओर उस समय ज्यादा है, सूर्य के सामने है तो गर्मी यहां ज्यादा है, और जो महासागर सागर है उधर वायुदाब का क्षेत्र अधिक है। तो हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलेगी, इस प्रकार से यूं चलेगी, यूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। और जो सर्दी का मौसम होगा उसमें महासागर में वायुदाब कम हो जाता है, ऊपर स्थल भाग की ओर वायुदाब ज्यादा हो जाता है। तो उस समय फिर जो पवनें ऐसे चलती है, यूं, ऐसे। तो ये चीज आप समझ गए, ये आपको बता रहा था मैं अभी। ये जैसे अरावली है इस प्रकार से, तो अरावली में बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून आएगा, वो इनसे टकराएगा, अरावली से इधर बारिश कर देगा, इधर मौज है सबके। दक्षिण से अरब सागर वाला आएगा, वो इधर मौज कर देगा, इनके यहाँ ये मौज है। और ये जो सीधी निकल जाएगी अरावली के समानांतर, अब यहाँ रोकेगा कौन इसको? अरब सागर के मानसून को रोकने वाला कोई है ही नहीं अरावली के, वो साथ साथ चलेगी समानांतर, तो बारिश नहीं करेगी। तो यहाँ जो है लोग बादल देखते रहते हैं कि आज तो बादलियों बरसी, आज तो बादलियों बरसी, आज बादल तो दिख रहे, आज तो बादल तो दिख रहे। वो बेचारे बादल दिखते ही हैं वो। और यही कारण कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि जो पेंटिंग आप चित्रकारी पढ़ते हैं, चित्रकला राजस्थान में, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जैसे बीकानेर में कौन से चित्रों पर ज्यादा जोर देते हैं? आप ये पढ़ते हैं कि बादलों के चित्रों पर बहुत जोर दिया गया है, तो बादल बरसते ही नहीं इधर। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बीकानेर में जो चित्र हैं सबसे ज्यादा किसके हैं। अब जैसे कोटा है, वहां शिकार करते हुए दृश्यों के चित्रण ज्यादा है। बूंदी शैली है, उसमें पशु पक्षियों के चित्र आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं। तो बीकानेर में बादलों के चित्रों पर जोर दिया गया है। तो यही कारण है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये एक मैप है आपके सामने, इसमें देखिएगा वार्षिक वर्षा बता रखा है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और समवर्षा रेखाएं, देखिए समवर्षा रेखा क्या है? जिन रेखा में समान वर्षा होती है। समतापीय रेखाएं समान ताप रहता है। तो आप देख लीजिए पश्चिम में सबसे कम है, यहां ये पश्चिम में जैसलमेर वाला हिस्सा ये है ज्यादा। फिर 30, यहां ये 30 तक हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर वर्षा। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 40 वाला हो जाएगा इस प्रकार से। फिर ये आगे 50 है, 60, 70, 80, 90, 100। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ बारिश ही बारिश है। तो यहाँ अच्छी बारिश होती है। कारण आपको बता दिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जो है
अरब सागर से जो आता है वो भी यहाँ बरस जाएगा, बंगाल की खाड़ी से आएगा वो बरसा देगा, इधर वाले फिर सूखे रह जाते हैं। पचास सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पश्चिम में, अतः अरावली के सारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। मित्रों, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। आज ये वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट ही करेंगे अब। तो अतः अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ये जैसे राजस्थान है तो मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, तो इस तरह 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इस तरह 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब आती है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती है। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को शीत लहर कहते हैं। तो आप देखते हैं कि लोग सर्दियों में कंबल लपेटे होते हैं, बड़े मोटे मोटे कंबल लिए बैठे होते हैं, थोड़ा सा मुंह दिखता है, कंबल लगा लिया, टोपा लगा लिया, आग सेक रहे हैं, अलाप सेक रहे हैं, उसके पास में बैठे हैं। तो ये है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा होगा कि जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। कहां से आते हैं ये चक्रवात? भूमध्य सागर से आते हैं, राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप से इसको देख लीजिए, आगे की वीडियो में और डिटेल में आएगा। अभी शॉर्ट में पश्चिमी विक्षोभ देख लीजिएगा। ये शीतोष्ण चक्रवात है। ये देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ये आप जानते हैं, इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है यहां से, इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरेगी। तो 23.5 डिग्री जो ये कर्क रेखा है, इस भाग को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, और 23.5 से ऊपर जो 66.5 डिग्री तक का भाग है, ये सारा भाग कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो ये कौन से किसका हिस्सा हो गया? ये जो शीतोष्ण चक्रवात है, और इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों है? पश्चिमी विक्षोभ, तो चूंकि ये पश्चिम की तरफ से आता है इसलिए इसका नाम रखा गया है पश्चिमी विक्षोभ। आप इसमें ये देखिएगा, यहाँ पे ये है भूमध्य सागर, मेन जो जल ग्रहण करता है, कुछ अटलांटिक महासागर जो है और पश्चिम की तरफ, उसमें से भी थोड़ा ले लेता है, ज्यादातर भूमध्य सागर। फिर रास्ते में आपका ये थोड़ा ब्लैक सागर है, ब्लैक सी, इसका भी जल हो जाएगा। कैस्पियन सागर, यहां से भी हवाएं उठती है। ये सब हवाएं चलती है इधर भारत की तरफ। तो चूंकि पश्चिम की तरफ से आ रही है इसलिए इनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और यहां आकर के चूंकि हिमालय से टकरा करके नमी ग्रहण करके, नमी तो है ही इनमें, चूंकि ठंड है यहां इस समय, शीतकालीन है ये वर्षा, तो यहां बूंदों के रूप में ये बरसती है। कहां कहां बरसेगी? ये पाकिस्तान में बरसती है, ये उत्तर पश्चिम भारत जो है यहां बरसेगा ऐसे, नेपाल, नेपाल में बारिश होगी। इस प्रकार से यहां पर बारिश होती है। तो चूंकि शीतकाल में होता है, इसको मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और किस फसल के लिए ये अच्छी होती है? रबी की फसल के लिए जो है ये बारिश अच्छी मानी जाती है, जैसे गेहूं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी लिंक करके पूछ सकता है वो, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा पॉइंट को। तो ये आपका जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं और गेहूं की फसल के लिए सही है। अब आता है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में वर्षा सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होती है तथा वर्षा का वितरण भी असमान है। अतः राज्य को बार बार अकाल और सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है।
इसी सूखे के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। तो यहाँ वर्षा का वितरण असमान है, अपर्याप्त, अनियमित, अनिश्चित होती है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के पारितंत्र पर पड़ा है। तो कई कारण हैं अकाल और मरुस्थलीकरण के। भौतिक और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर वर्तमान में इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है ये आज का कंप्लीट होता है। अब शब्दावली देख लेते हैं। बंजर का अर्थ होता है अनुपजाऊ, भूगर्भिक यानी पृथ्वी के अंदर, अति दोहन अधिक उपयोग। बीहड़ या उत्कात भूमि किसको कहते हैं? नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, जहां पर डाकू एरिया है, डाकू रहते थे। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। अब है राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 3, 2। तो आप बताइए कितने में है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का स्थान का कारण क्या है? पथरीला जो धरातल, अधिक वर्षा, जल सोर्स और अधिक ऊंचाई। तो गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है, उसका कारण है अधिक ऊंचाई पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजस्थान की जलवायु पर भारत की किस जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है? बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल जो है खालिस्तान भरना है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये चारों आपको कमेंट करके बताना है। बाकी ये लू क्या है, मावट किसे कहते हैं, उत्कात भूमि कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें इनको। बाकी इन 4 का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो मित्रों आज ये लगभग 48 मिनट का वीडियो बना है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका जल संसाधन से संबंधित है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी ही आपके सब्जेक्ट धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो टॉपिक आपके इसमें कवर हों, इस तरह से वीडियो बनाएंगे, थोड़े बड़े भी बने या 2 भी बनाने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।